अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है बीट्स इन साउंड वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी इसका पूछा जाता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। बीट्स इन साउंड वेव्स तो क्या होती हैं जनाब? हम कहेंगे कि बीट्स का फिनोमेना अकर करता है जब दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो। और अगर वो ओवरलैप करती हैं यानी सुपरपोजिशन करती हैं किसी रीजन में, तो हम कहेंगे तब जो फिनोमेना पैदा होता है वो बीट्स का होता है। तो क्या समझ आया कि दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है, जरा सी मुख्तलिफ है, ठीक है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं ले रहे, और वो किसी रीजन में एक ही सिंथ में जा रही हैं और वो सुपरपोजिशन करती हैं। ठीक होगी बात। उनकी सुपरपोजिशन करने के नतीजे में अब जो फिनोमेना बनेगा वो बीट्स होगा। बीट्स के होने से होता क्या है ये अब हम पहले समझ लेते हैं कि बीट्स हम कैसे यानी कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। लेट्स से हम कह देते हैं कि कंसीडर करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं जिसमें दो वेव्स ओवरलैप कर रही हैं। उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इंडिविजुअल वेव्स का, हम कह देते हैं उसे टाइम के लिहाज से समझा जा रहा है। ठीक है, यानी दो वेव्स है, आपने उसको टाइम के लिहाज से नोट किया हुआ है कि इस पोजीशन ये इस पोजीशन इस टाइम पे ये पोजीशन चल रही है, ये डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। अगर आप उस पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो जो दोनों वेव्स जो सुपरपोजिशन कर रही हैं उनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आप कैसे करेंगे? दोनों का टोटल ऐड अप कर देंगे। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपने दोनों डिस्प्लेसमेंट जो दोनों वेव सुपर पोजिशन कर रही थी तो उनका ज्यादा सुपर पोजिशन होने के बाद ये एम्पलीट्यूड बड़ा होगा या एम्पलीट्यूड कम हुआ होगा, तो वो ऐड करने से ही आएगा ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या, आपको क्या नजर आएगा कि कुछ मकाम ऐसे हैं जहां पे वो इन फेज है, यानी दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट एक जैसे हैं, तो वहां पे तो ऐड हो जाएंगे और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा आपके पास, यानी मैक्सिमा कंसाइड कर गए और एम्पलीट्यूड ऐड हो गया। अब मगर चूंकि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थी, दोनों वेव्स हर वक्त तो इन फेज नहीं होंगी, तो कुछ मकाम ऐसे आएंगे जहां पे वो एक दूसरे के एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। आउट ऑफ फेज होने का मतलब क्रस्ट रफ को बीट कर देगी, तो आप कैंसिल कर देगी, तो इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब आपने क्या पैटर्न देखा, कुछ मकाम ऐसे आए जहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, कुछ मकाम ऐसे आए जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब आपकी जो रिजल्टिंग वेव आपको दिख रही है वो एक सिंगल वेव ही दिख रही है, मगर एक ऐसी वेव है जहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, यानी उसका जो वेरिंग एम्पलीट्यूड वाली बात आ गई। ठीक होगी बात। तो ये जो फिनोमेना होगा ये बीट्स कहलाएगा आपके पास, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा दोनों साथ साथ चलेंगे। अब कब मैक्सिमा आएगा, कब मिनिमा आएगा, कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, ये सारा अब हमारा टॉपिक है, ये हमने मैथमेटिकली भी पहले प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं कि डेरिवेशन। लेट से हम कह देते हैं कि टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम कह देते हैं दोनों का एम्पलीट्यूड एस एम, यानी सेम एम्पलीट्यूड है। तो एस वन पहली वेव है एस एम कॉज ऑफ ओमेगा वन टी, एक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन है, एस टू एस एम कॉज ओमेगा टू टी, और आपने यहाँ पे तय कर लिया ओमेगा वन ग्रेटर है किससे? ओमेगा टू से। मैंने कहा था ना स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो आपने तय कर दिया कि ओमेगा वन बड़ा है किससे? ओमेगा टू से, यानी दोनों फ्रीक्वेंसियां एक जैसी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसियां। अब जब आप सुपर पोजिशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऐड अप हो जाएंगे, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया कि एस वन प्लस एस टू, एस एम चूंकि दोनों में कॉमन है वो बाहर निकाल दिया, कॉज ओमेगा वन टी प्लस कॉज ओमेगा टू टी। अब आप कॉज का एक टूल जानते हैं, कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा, क्या इसे पढ़ सकते हैं? टू कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो अब आपके पास अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है? ओमेगा वन टी। बीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है? ओमेगा टू टी। तो जनाब क्या हम लिख सकते हैं टू कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यानी ओमेगा वन टी माइनस ओमेगा टू टी बाई टू, यानी अल्फा माइनस बीटा बाई टू की कीमत आ गई। फिर इसी तरीके से कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा का रोल था ओमेगा वन टी के पास और बीटा का रोल था ओमेगा टू टी के पास। ओके हो गया। अब क्या है जनाब, क्या टी कॉमन ले लें? क्या टी कॉमन ले लें? वो टी कॉमन लेके बाहर लिख दिया। अब ये जो चीज आई ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, फ्रीक्वेंसियों का फर्क और डिवाइडेड बाई टू, इसे मैंने ओमेगा
प्राइम का नाम दिया और नीचे एम्पलीट्यूड लिख दिया AMP, यानी ये एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। और जो अगली थी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, इसे मैंने ओमेगा एवरेज लिख दिया। ठीक है, तो ये अब दो तरह की फ्रीक्वेंसियां, एंगुलर फ्रीक्वेंसियां आप देख रहे हैं, एक है ओमेगा प्राइम, एक है ओमेगा। तो अब दोनों आपको नजर आ रही हैं, इस जगह पे ओमेगा प्राइम आ जाएगी, यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई आपके पास कॉस ओमेगा 1t कॉस ओमेगा 2t, क्या ये वैल्यू इक्वेशन 1 में ना लगा दें, यहाँ पे जहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ ये मल्टीपल था तो वो वैल्यू वहां पे प्लेस कर दी। अब मैंने एक ब्रैकेट बनाई है, जरा देखो क्या SM2 कॉस ओमेगा प्राइम टी मैंने एक जगह लिख दिया और कॉस ओमेगा एवरेज टी एक तरफ कर दिया। मैंने अब इसका कलर भी हाईलाइट किया है। अब ये दो दफा कॉस का फंक्शन आ रहा है, ये जरा समझना है। जो अब मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास जो रिजल्टिंग वेव है वो लुक करेगी साइनोसाइडल वेव की तरह, जिसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। तो जरा देखो, अब आपने साइन का फंक्शन यानी कोसाइन का फंक्शन भी समझना है और वेव की वेरिएशन भी समझनी है। तो आपके पास ये कोसाइन फंक्शन हो गया जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा एवरेज का नाम दिया। तो ये मेरी वेव की वेरिएशन मुझे समझा रहा है। ठीक होगी बात? ठीक है, यानी वेव जो चल रही है वो इस फंक्शन के तहत चल रही है। अब उसका एम्पलीट्यूड भी बदल रहा था, तो जो एम्पलीट्यूड बदलेगा ये ब्रैकेट वाली चीज मुझे उसके बारे में समझाएगी। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी कोसाइन का फंक्शन है, मगर इस बार उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा प्राइम है। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो उसके पास भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा प्राइम वाली। और ओमेगा प्राइम आपने कैसे कहा कि आपने W1 W1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 का। अब चूंकि दोनों फ्रीक्वेंसियां ऑलमोस्ट इक्वल अज्यूम की गई थी, तो इसका मतलब इसका जवाब तो इंतहाई कम आएगा, यानी कि आपके एम्पलीट्यूड के जो फ्रीक्वेंसी समझा रही है कि एम्पलीट्यूड का जो बदलाव है उसकी फ्रीक्वेंसी इंतहाई कम है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड में फ्लक्चुएशन इंतहाई स्लो आएगी। बात समझ गए? यानी कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 ये आपको एम्पलीट्यूड के बदलने की फ्रीक्वेंसी समझा रहा था। और चूंकि फ्रीक्वेंसियां बराबर हैं, ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, यानी फर्क तो है मगर इतना ह्यूज फर्क नहीं है और डिफरेंस ले रहे हैं आप, तो आपके पास जवाब छोटा आएगा। तो आप बोलोगे कि चूंकि फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो एम्पलीट्यूड की फ्लक्चुएशन भी स्मॉल होगी। मुद्दा समझ आ गया? अच्छा, अब जरा अगली वेव की जो फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। जब आप वेव की फ्रीक्वेंसियों को देखते हैं तो उसमें रैपिड वेरिएशन का कंसेप्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसियां ऐड हो रही हैं। अब आप ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, इसका मतलब जब वेव चलेगी इटसेल्फ उसमें वेरिएशन रैपिड है, जबकि उसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन आपके पास स्लो है। इन दोनों बातों को ज़हन में रखते हुए जरा इस फिगर को समझते हैं कि ओवरऑल जो आपका एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है स्लोली, जिसको आपने किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम दिया? ओमेगा प्राइम। ये एक इन्वेलप सा बनाएगा, जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं। आपको एम्पलीट्यूड की वेरिएशन ये डॉटेड लाइन से नजर आ रही है? क्या आप इस वेरिएशन को समझ रहे हैं? तो ये ओमेगा प्राइम जो स्लो थी उसके लिहाज से अब आपको समझ आ रहा है कि एम्पलीट्यूड इस फ्रीक्वेंसी के साथ चलेगा। मगर ये जो इन्वेलप है इसके अंदर देखो जरा, इन्वेलप के अंदर, इसके अंदर जो वेव है वो तो बड़ी तेजी, उसके तो ज्यादा साइकिल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वहां पे रैपिड वेरिएशन आ रही है। तो वेव जो अब चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मगर उसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन जो है वो आपकी स्लो है। ये एक चीज बस समझनी थी जो फार्मूले में था। अब आप कह सकते हो कि भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो कॉस का, वो जाहिर है या प्लस कॉस का 1 होगी या -1 होगा। और एक कॉस का पूरा साइकिल जब आप देखते हैं तो आपके पास दो दफा ये वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कॉस जो ओमेगा प्राइम टी है जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्राइम है, आप वहां से
एंगुलर बीट निकाल सकते हैं कि बीट्स कितनी दफा अकर करेगी। क्यों? मुझे यही देखना है ना कि आवाज कितनी दफा बढ़ी, कितनी दफा कम हुई, तो एम्पलीट्यूड कितनी दफा बढ़ा, कितनी दफा कम हुआ। तो इसलिए मैं ओमेगा प्राइम, ये वाली प्राइम वाली वैल्यू ले रहा हूं, क्योंकि मुझे आपने बताना है कि एम्पलीट्यूड में बढ़ाओ, एम्पलीट्यूड में कमी, आवाज बढ़ रही है, आवाज कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो मैं ओमेगा प्राइम की मदद से ही सोचूंगा। तो अगर आप देखो तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ट्वाइस टाइम आएगा। तो ओमेगा बीट यानी बीट्स के होने की फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगी, यानी दोनों वेव्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फर्क होगा उतनी दफा बीट्स की फ्रीक्वेंसी होगी। अभी मैं इसको सादा जुबान में भी समझाता हूं, पहले प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो होंगी वो ट्वाइस होंगी, डबल होंगी किसके? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ऑफ द इन्वेलप, यानी इन्वेलप के अंदर जितने नंबर ऑफ साइकिल्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसके बराबर होगी। ये थोड़ी एक डिफिकल्ट कह लो या थोड़ी समझने वाली डेफिनेशन है। सादा तरीन आप कह सकते हो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड वो इक्विवेलेंट होती हैं डिफरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट वेव, यानी दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीयों में जो फर्क आएगा उतना ही आपके पास बीट्स की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक होगी बात? तो एफ बीट किसके बराबर आ जाएगा? F1 माइनस F2। मैं एक सादा सी बात करता हूं, एक फ्रीक्वेंसी है 32, एक फ्रीक्वेंसी है 30, कितने का फर्क आया? 2 का। तो आप कहोगे 2 बीट्स पैदा होंगी, बीट्स पर सेकंड का लफ्ज आ रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 2 बार आवाज बढ़ेगी, 2 बार आवाज कम होगी, यानी जितना फ्रीक्वेंसियों का फर्क होगा उतनी दफा आवाज मैक्सिमा पे जाएगी, उतनी दफा आवाज मिनिमा पे जाएगी। ओके हो गया? इसी तरीके से अगर फ्रीक्वेंसियों का फर्क 4 होता, यानी कंपोनेंट लेट्स से 256 होता और 252 होता, तो अब हर्ट्ज में तो 256 माइनस 252 4 हर्ट्ज आता, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कितनी होती? 4, यानी 1 सेकंड में आवाज 4 बार मैक्सिमम पे जाती, 4 बार मिनिमम पे जाती। ये चीज आपके पास नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कहलाएंगी, जिसे बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक होगी बात? अब आपके पास ये जो बीट्स हैं ये आप 10 हर्ट्ज के फर्क से ज्यादा अगर हो जाए तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? इसका मतलब फ्रीक्वेंसियों में फर्क 10 हर्ट्ज से नीचे नीचे रहना चाहिए। अगर आपके इंसानी कान तो 6-7 हर्ट्ज तक की बस सुन पाते हैं। ठीक है? अब आपके पास हम कहेंगे कि आपके अगर जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसियों का फर्क होगा फिर हम फर्क यही नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि आवाज बढ़ रही है, कम हो रही है, यानी वो जो एक रिदम था कि जिसमें 1 सेकंड के अंदर कितनी बार आवाज ऊपर जानी है, कितनी बार नीचे आनी है। याद रखना ये सब कुछ 1 सेकंड के अंदर डिस्कशन हो रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी बार आपके पास सुपरपोजिशन में मैक्सिमा आएगा, कितनी बार मिनिमा आएगा, वही आपकी बीट्स है। तो जितना फ्रीक्वेंसियों का फर्क होगा उतनी बार आपकी आवाज बढ़ेगी, उतनी बार आवाज कम होगी। इस अमल को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। अब जनाब इसका जरा देख लेते हैं कि जो म्यूजिशियन होते हैं वो ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। अब बाजार से एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं, आपको क्या पता कि उसकी ट्यूनिंग कैसी हुई है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम क्या करते हैं? उसकी ट्यूनिंग करते जाते हैं, यानी उसके जो आप लेट से वायलिन की बात कर ले, गिटार की बात कर ले, उसके स्क्रू टाइट करते जाते हैं। तो आप उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कम करते करते कर देते हैं ऐसे कि वो गायब हो जाएगी। मतलब कि जब 2 इंस्ट्रूमेंट आप एक साथ बजा रहे थे, एक इंस्ट्रूमेंट वो जो आपके घर में था जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता थी, दूसरे वाला जो आया आपने उसके साथ उसे मैच करते 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 जब दोनों में बीट्स गायब हो गई, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ट्यूनिंग करते हैं। अब इसी तरीके से जो हमारे पास मल्टी इंजन प्रोपेलर आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, इसमें आप देखो कि जो प्रोपेलर्स की साउंड होती है वो बीट्स पैदा करेंगी। ठीक है? हम चाहते हैं वो ना पैदा हो, तो आपके पास जो ज़ाहिर अंदर आपके पास पैसेंजर्स होंगे उनके लिए अनाइंग होगी। तो अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली हम वहां पे बीट्स पैदा करते हैं, या समहाउ कुछ पायलट्स मैनुअली सुन के जस्ट लाइक जैसे पियानो को ट्यून करते हैं वैसे उसके प्रोपेलर्स को ट्यून कर लेते हैं। तो ये आपके पास अब एक
बीड्स की एप्लीकेशन आपने समझी। बात समझ आ गई? तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।